इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटर फंक्शंस ऑफ स्टमक के बारे में, जो कि 3 बेसिकली होते हैं। पहला फंक्शन तो ये होता है कि ज़्यादा जो लार्ज क्वांटिटी होती है फूड की वो उसको अपने अंदर स्टोर करता है, उसको ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है वो मतलब लोअर इंटेस्टाइन ट्रैक तक जो है पहुँचाता है। दूसरा इसका फंक्शन ये होता है कि फूड को अच्छे तरीके से फूड के साथ जो है वो जितने हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो उनको मिक्स करके उसके साथ जो है सेमी फ्लूइड बना के उसको कायम बना देता है। और तीसरा इसका फंक्शन ये होता है कि उस कायम को अपनी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट करके और एब्जॉर्ब करके और फिर कायम को जो है वो बॉडी से रिमूव करता है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो एनाटॉमिकली है हमारे जो स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है बॉडी, पहला बॉडी होता है, दूसरा होता है एंट्रियम। जबकि फिजियोलॉजिकली जो 2 पार्ट्स होते हैं वो पहला होता है ऑरिड और दूसरा होता है क्वाड्रेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए कि स्टोरेज इज़ द फंक्शन ऑफ स्टमक, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल बता रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा स्टमक है, जितना भी खाना पहले का जो मतलब पहले जो खाना आ चुका है वो जाके नीचे बेस में जमा हो जाएगा। मतलब ये बहुत जनरल सी बात है, इस पर कोई डीप कोई साइंस मतलब हाई फाई कोई बात नहीं है। मतलब जो खाना पहले आएगा वो बेस में जाके जमा हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो जाके इसके जो ऑरिड वाली जो वॉल है वो यहाँ पर स्टोर होता जाएगा। यानी जो पहले आया वो यहाँ पर जमा होता गया, फिर जो एंड में आया जो न्यूली जो फूड अभी पहुँचा है वो इसके ऊपर वाली वॉल्स में वो जमा स्टोर जो है वो होता रहता है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर इसको हम रुगाई कहते हैं। ये इस तरीके के ना बल पड़े हुए हैं स्टमक में। तो जब भी आपका पेट खाली होता है वो इस तरीके से हो जाता है जैसे हम कोई बलून है, अगर हमने उसको अभी तक ब्लो नहीं किया, फुलाया नहीं है, तो वो बेचारा इस तरीके का होता है। और जब उसके अंदर हवा अच्छी तरीके से भर जाती है या पानी या कुछ भी, तो उसके जो बल हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल फ्लफ़ी सा भरा भरा सा हो जाता है। हमारा स्टमक भी बिल्कुल इसी तरीके का होता है। जब ये खाली होता है ना तो इसके अंदर इस तरीके के बल पड़े हुए होते हैं, और जैसे इसके अंदर फूड आने लगता है तो ये फैलता जाता है। अब कोई भी इंसान है ना, उसकी बॉडी कितनी बड़ी है, उसका जो स्टमक होगा वो उसके हाथ की इतनी बड़ी मुट्ठी जितना होगा। अब छोटा बेबी है तो उसके हाथ के लगा लें, कोई बड़ा आदमी है तो उसके हाथ की मुट्ठी जितना उसका पेट है। लेकिन जो कैपेसिटी है उस पेट की वो कितनी है, 0.8 से लेके 1.5 लीटर तक जो है वो फूड और लिक्विड इसके अंदर स्टोर हो सकता है। तो यानी जब वो खाली होता है तो इस तरीके से सुकड़ जाता है, और जब वो भर जाता है तो ये जो रुगाए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो भरने वाला जो रिफ्लेक्स है वो कौन सा रिफ्लेक्स होता है, वेगल रिफ्लेक्स होता है कि भाई स्टमक के अंदर खाना आ रहा है, अब आप जो है वो स्ट्रेच हो जाओ और फैल जाओ, और जो जितना भी खाना आ रहा है उसको अपने अंदर भर लो, अच्छे तरीके से एक्सटेंड कर लो। जब तक प्रॉपरली वो भर नहीं जाता, प्रेशर जो है वो इसका पूरा नहीं हो जाता, तब तक खाना वो मज़ीद आता रहता है। ठीक है, आगे ये बात कर रहा है कि मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन ऑफ फूड इन द स्टमक, बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ स्टमक वॉल। ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि स्टमक के अंदर जो हमारा जो जीआईटी है इसके अंदर इंट्रिंसिक जो है वो वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती रहती हैं। हमने एक पढ़ा था स्पाइक वेव्स, और एक हमने स्लो वेव्स पढ़ी थी। तो जो स्टमक के अंदर जो है वो हर थोड़ी देर में जो है स्लो वेव्स प्रोड्यूस होती रहती हैं, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जीआईटी के अंदर वेव्स बनती रहती हैं, जो स्लो वेव्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बनती रहती हैं, वो रुकती नहीं। और हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो स्टमक के अंदर है वो 15 से 20 सेकंड में एक वेव बनती है, यानी 1 मिनट के अंदर 3 वेव हमारे स्टमक में बनती हैं। फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ आपको। और ड्यूडेनम के अंदर 1 मिनट में 12 वेव बनती हैं, और इलियम के अंदर डिस्टल इलियम के अंदर 1 मिनट में 9 वेव्स बनती हैं। तो हमारे स्टमक के अंदर ये वेव्स थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो जनरेट होती रहती हैं। इसको हम मिक्सिंग वेव्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है ना वो उसको मिक्स करने में हमारी हेल्प करती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्फिंक्टर बना हुआ है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। 2 स्फिंक्टर हम ऊपर पढ़ चुके हैं हमारे जो इसोफेजियल स्टेज और फेरेंजियल स्टेज है उसमें। अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इसका एक छोटा सा काम ये है कि ये अक्सर जो है वो बंद ही होता है, और इसके अंदर से लिक्विड और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो गुजर सकते हैं। उसके अलावा कोई भारी मोटी चीज़ है वो इधर से नहीं गुजर सकती। इसलिए स्टमक का काम ये है कि जितना भी सॉलिड फूड है उसको कायम की पेस्ट में बनाकर कायम की तरह थिक सी पेस्ट बना दे, ताकि वो इसके अंदर से गुजर सके। तो अब जो वेव जनरेट होती है ना हर थोड़ी देर में, उसका काम क्या होता है कि जो हमारा जो स्टमक है इसकी जो लाइनिंग्स हैं, बॉर्डर्स हैं, इसके अंदर से जो हमारे पास ग्लैंड्स निकल रहे होते हैं ना बाहर, वो हमारे फूड के साथ जैसे वेव आएगी वो जो ग्लैंड्स निकल रहे होंगे वो उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। फिर वेव आएगी, फिर जो इसमें से ग्लैंड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो मिक्स हो जाएंगे। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्टमक की सारी वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट हमारा हम ये पढ़ते हैं कि हमारा ग्रेटर कर्वेचर ही हमारा लेसर कर्वेचर है। तो हमारे जो स्टमक का जो लेसर कर्वेचर है, इसके अलावा पूरे स्टमक की जितनी भी लाइनिंग है ना, यहाँ से जो है वो हमारे पास ग्लैंड जो है वो सीक्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये आते हैं और ये हमारे फूड के साथ मिक्स होते रहते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि वेव जो प्रोड्यूस होती है, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी स्लो वेव्स होती हैं उसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो -40 होता है। ठीक है, अब वो जैसे ही इससे बढ़ जाएगा तो वो स्लो वेव जो है वो स्पाइक पोटेंशियल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो वेव्स आती रहती हैं, वो थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं एंट्रियम के लेवल पे कि वो जो फूड यहाँ पर आके जो आ रहा होता है वो उसको प्रेशर से बाहर की तरफ धकेलती हैं। लेकिन क्या होता है
कि इस फिल्टर की वजह से ये जो यहाँ पर बना हुआ है, ये जो सारा फूड है वो बाहर नहीं जा पाता और कुछ फूड जो है वो डिग होकर या फिर इसे कह लें कि रिवर्ट होकर, रिफ्लेक्स होकर वापस इसके अंदर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये इतना सारा जो है प्रेशर से गया, सारा जा नहीं सका, बाकी वापस आया और आके फिर इसके अंदर मिक्स हो गया, गया फिर वापस आया, फिर मिक्स हो गया। तो इस तरीके से जो ग्लैंड्स निकल रहे हैं इस लाइनिंग के अंदर से, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जो ग्लैंड्स निकल रहे हैं वो इसके साथ मज़ीद अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक जो एक्शन है हमारे स्टमक का, ये हमारे स्टमक के अंदर जितने भी फूड है ना उसको अच्छी तरीके से इसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं उसको मिक्स करने में हमारी हेल्प करता है। इसको हम कहते हैं रेट्रोपल्जन, यानी फूड जो था वेव प्रोड्यूस हुई वो उसको यहाँ से निकलना था, प्रेशर आया लेकिन वो यहाँ से पूरा नहीं निकला, थोड़ी सी क्वांटिटी बाहर निकली और बाकी रिवर्स होकर आ गया और वो इस तरीके से आया तो उसको हम मतलब डिगअप होकर वापस आ गया तो उसको हम कहते हैं रेट्रोपल्जन। ठीक है, अब कायम का क्या सीन है ना कि अगर कायम बनेगा नहीं तो ये जो स्फिंक्टर है ना वो उसको अपने अंदर से बाहर निकलने नहीं देगा। अब जितना अच्छा कायम होगा, जितना फ्लूडी होगा, जितना थिन होगा, लिक्विड जिसमें ज़्यादा होगा, वो इतना ही ईजीली जो है वो स्टमक से बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज़ उसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। तो हमारा जो एक प्रॉपर्टी है जो हमारे जो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करती है वो ये है कि जितना ज़्यादा लिक्विड मौजूद होगा कायम में, जितनी पेस्ट जो वो अच्छी बनी भी होगी ना, उतना ही इजी होगा स्टमक को उस चीज़ को डाइजेस्ट करना या उसको अपने यहाँ से निकाल कर और जो डिडनम इलियम तक उसको पहुँचाना। ठीक है, अब हंगर कॉन्ट्रैक्शन की बात जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी हंगर की। तो मैंने आपको बताया था कि हमने ये नहीं कहना है कि हमें भूख लगती है और हम पेट खाली होता है हमें भूख लगती है, उसको हंगर कहते हैं। हमने ये कहना है कि जब हमारा पेट खाली होता है तो पेट के अंदर खाली होने की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है, ये जो स्टमक बना हुआ है ये वो बना हुआ है जब ये खाली होता है। खाली है तो बेचारा सुखड़ा हुआ है, इसके अंदर रुगाए बने हुए हैं। अब इसके अंदर जब खाली पेट है तो जब भी हर 1 मिनट में 3 वेव्स प्रोड्यूस, जैसी 3 वेव्स प्रोड्यूस होंगी 1 मिनट के अंदर, तो ये खाली है तो ये बेचारा क्या करेगा, ये आपको थोड़ी देर में, आप अगर रोज़ा रखा हुआ है, आप स्टार्व कर रहे हैं, आपने डाइट कर रहे हैं, तो हर थोड़ी देर में ये वेव प्रोड्यूस होती रहेगी ना, तो आप कहेंगे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। जब आपको भूख लगती है तो आप ये कह रहे हो मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, वो असल में वो ये जो 3 वेव हर 1 मिनट में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ये अपना काम कर रही होती हैं, बता रही होती हैं भाई कुछ है अगर पेट में तो आ जाए और हमें हज़म हो जाए और हमें थोड़ी सी एनर्जी दे दे, वो इस चीज़ की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगर 12 से 24 घंटे तक आप जो है वो इस वेव को रिप्लाई ना करें, यानी कुछ ना खाएं, तो फिर ये 12 से 14 घंटे के बाद जो ये वेव्स भी आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती हैं, 2 से 3 दिन में और बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और फिर वेव्स भी प्रोड्यूस नहीं होती। आगे हम बात करेंगे स्टमक एम्पटीइंग के बारे में। तो जो बात हम करके आए वो बात फिर इसमें रिपीट हो रही है, इंटेंस एंट्रल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टमक एम्पटिंग पाइलोरिक पंप। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि स्टमक के अंदर समझ लें आप 100% जो है वो वेव्स, पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो है वो जनरेट हो रही हैं। इसमें से 20% वेव जो है वो मिड ऑफ स्टमक में ऐसी जनरेट होती हैं, मिड ऑफ स्टमक में ऐसी जनरेट होती हैं जो फूड को प्रेशर से एंट्रियम के थ्रू, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू जो है वो बाहर फेंक देती हैं। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे इस एंट्रियम के पास जो है वो ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टमक एम्पटिंग में वो चीज़ें जो हेल्प करती हैं वो कौन सी होती हैं। तो हमारा जो एंट्रियम है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी एक तो पहले ही वेव जनरेट हो रही है, दूसरा अगर एंट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो जो फूड यहाँ पर से आ रहा है वो और प्रेशर से जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है स्टमक एम्पटिंग इज़ प्रोमोटेड बाय इंटेंस पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन इन द स्टमक एंट्रियम। स्टमक एंट्रियम के पास जैसे ही पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होती है, जो फूड जो हमारे पास कायम है वो ज़्यादा प्रेशर से जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने बात की कि जो 100% बॉडी के जो हमारे स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, उसमें से 20% मूवमेंट ऐसी होती है जो हमारे बॉडी के अंदर 50 to 70 सेंटीमीटर्स वाटर प्रेशर को बनाती है, जिसकी वजह से पावरफुल वेव, जिसकी वजह से जो हमारा कायम है वो बड़े पावर से जो है वो हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो है वो निकल जाता है। ठीक है, इसको हम पाइलोरिक पंप भी कहते हैं। किसको? एंट्रल पेरिस्टाल्सिस को। एंट्रल पोर्शन पे जो कॉन्ट्रैक्शन, एंट्रम के पास जो कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये जो पंप हो के, अब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये इसकी वजह से जो कायम था वो पंप हुआ, वो पंप होके बाहर चला गया, तो इसको हम फिर पाइलोरिक पंप कह देते हैं। अब आपके पास अगर ये BCQ या ये क्वेश्चन लिखने को शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि पाइलोरिक पंप क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंट्रियम, सिंपली छोटी सी बात है, एंट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को हम पाइलोरिक पंप कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कायम है वो बाहर निकल जाता है। अब ओके, रोल ऑफ पाइलोरस कंट्रोलिंग स्टमक एम्पटिंग डिस्टल ओपनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, यहाँ पे
ओके ओके, यहाँ पे भी वही बात पीछे से रिपीट हो रही है कि मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा पाइलोरस है या जो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, क्या होता है, ये बंद ही होता है, अक्सर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। तो अब पर ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद अपने अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी को गुजरने देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर होती है हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर, बट फिर भी ये इतना ओपन होता है कि जो फ्लूइड है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इसके अंदर से नॉर्मली गुजर के चले जाते हैं, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ स्टमक एम्पटिंग, अब हम ये इस पर बात करेंगे। ये भी बहुत ईजी है, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं चैप्टर 3 में, दोबारा रिपीट हो रही है कि स्टमक की एम्पटिंग को रेगुलेशन करने के लिए दो चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है, एक स्टमक का, एक ड्यूडेनम का। अगर तो ड्यूडेनम जो स्टमक फूड दे रहा है उसको एक्सेप्ट ना करे, या फिर स्टमक खुद जो है वो अपने फूड को ड्यूडेनम तक ना निकलने दे, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि जो स्फिंक्टर है वो स्फिंक्टर जो है वो बंद होता है और जो आधा फूड तो वो वापस रिपल्स कर जाता है, डिगअप हो जाता है, अंदर रह जाता है थोड़ा सा फूड जो यहाँ से बाहर निकलता है। एक तो ये अपना इसका खुद का मसला है कि ये जो वेव्स जनरेट होती हैं यहाँ से थोड़ा सा जो है वो हमारा फूड जो है बाहर निकल पाता है और जो बाकी होता है वो फिर रिवर्स हो जाता है। फिर मज़ीद इसके अंदर से जब ड्यूडेनम में जाता है तो ड्यूडेनम के अपने खुद कुछ मसाइल हैं, वो कह रहा होता है अगर तो आपका फूड जो थोड़ा सा एसिडिक है या वो थिक है तो वो बहुत बोलेगा कि भाई थोड़ा थोड़ा करके भेजो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट तो करूँ, इसको चॉप तो करूँ, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब तो करूँ, फिर तुम मज़ीद भेजना। तो ये जो अगर स्टमक का और ड्यूडेनम का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगे और हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं गैस्ट्रिक फैक्टर्स, कुछ होते हैं हमारे ड्यूडेनल फैक्टर्स। जो गैस्ट्रिक फैक्टर्स होते हैं ये मोस्टली प्रोमोटरी फैक्टर्स होते हैं, ये हमारी जो डाइजेशन होती है, जो हमारी स्टमक एम्पटिंग होती है ना, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। और इसमें भी मज़ीद दो इसके फैक्टर्स हैं, एक तो इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक फूड वॉल्यूम, दूसरा इफेक्ट ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन ऑन स्टमक एम्पटिंग, और दूसरा ड्यूडेनम। तो जो ड्यूडेनल फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा इनहिबिटरी ही होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और जितने भी गैस्ट्रिक फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा प्रमोटरी होते हैं। गैस्ट्रिक फैक्टर में वॉल्यूम की क्या बात करें कि जब आपके स्टमक में वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेट में बहुत सारा खाना हमने भेज दिया है तो प्रेशर से वो जो है वो खाली हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। स्टमक में ज़्यादा खाना आ जाता है तो जिस तरह आपने लोग नहीं देखे जो इतने हैवी होते हैं वो कैसे हो जाते हैं मोटे, क्योंकि स्टमक जो है वो उसको आदत हो जाती है ज़्यादा खाना, कैपेसिटी से ज़्यादा खाना जो है वो बर्दाश्त करने की, तो फिर वो बर्दाश्त करना शुरू कर देता है, उसको बाहर नहीं निकालता। जैसे ही स्टमक की वॉल्स में प्रेशर, जैसे स्टमक डिस्टेंट होता है ना, फैलता है खाने के प्रेशर की वजह से, तो मेंटेरिक प्लेक्सस जो है वो कुछ रिफ्लेक्स जनरेट करता है जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है उसका जो फूड है वो उससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो मेंटेरिक प्लेक्सस के कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पायलोरिक पंप जो है वो अपनी वेव्स को और अपनी कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज़ कर देता है और जो हमारा फूड है वो अच्छी तरीके से एम्प्टी होना शुरू हो जाता है, हमारा स्टमक जो अच्छी तरीके से एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हमने चैप्टर 65 में इसके बारे में पढ़ ही लिया था कि गैस्ट्रिन जो है वो हार्मोन है जो हमारे फूड की डाइजेशन को और हमारे स्टमक एम्प्टिंग को जो है प्रमोट करता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको हम चैप्टर 67 में पढ़ लेंगे। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिन जो है वो जब भी आप कोई गोश्त वगैरह, टिक्के वगैरह कुछ इस चीज़ खा लेते हैं, कोई हैवी एसिडिक खाना खा लेते हैं तो गैस्ट्रिन जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो आपके स्टमक को खाली करवाने में, आप उसको डाइजेस्ट करके उसको खाली कराने में आपकी हेल्प करता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो ये हैं। ड्यूडेनल फैक्टर थोड़े से जो है वो समझने वाली चीज़ है। इसमें ये है कि जब फूड आपके ड्यूडेनम में इंटर होता है तो 3 तरीके के रिफ्लेक्सेस खुद ही ब जो है वो इनिशिएट हो जाते हैं। पहला क्या होता है, डायरेक्टली फ्रॉम द ड्यूडेनम टू द स्टमक थ्रू द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। पहला रिफ्लेक्स स्टमक से जनरेट होता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम से जनरेट होता है और वो आपके स्टमक पर अफेक्ट करता है। दूसरा सिस्टम आपका जो है वो एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम प्रीवर्टिब्रल और प्री सिंपैथेटिक गैंग्लिया से जनरेट होता है, वो आपके स्टमक तक जाता है। तीसरा कहाँ से जनरेट होता है, आपकी ब्रेन स्टेम और एमिगडाला से। ही हमने चैप्टर 63 में इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात की थी यहाँ पर कि इसके अंदर 3 नर्वस सिस्टम्स काम कर रहे थे। एक तो या प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम, दूसरा प्री सिंपैथेटिक और तीसरा इसका अपना खुद का एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है। तो 3 जो है वो सिस्टम इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं ड्यूडेनम के ऊपर। एक तो इसका खुद का अपना इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम और एक फिर दूसरा जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और तीसरा जो है वो प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम जब वो स्टमक को पैगाम पहुँचा रहे होते हैं कि भाई खाना नहीं लो अभी, क्योंकि हमने जो है वो अभी एब्जॉर्ब करने। मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ, डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं।
तो इसके अंदर मजीद क्या होता है आपके ड्यूडेनम के अंदर कि तीन हमने तरीके के पढ़े कि तीन तरीके के इसके अंदर रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं। एक जो डायरेक्ट आपने इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम से, दूसरा जो आप प्रीवर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया से, और तीसरा जो है वो आपका ब्रेन स्टेम या वेगल नर्व्स के थ्रू जो है वो आपके ब्रेन स्टेम से होता है। ठीक है, ये जाके आपके स्टमक को बता रहे होते हैं कि भाई इतना अब मज़ीद भेज दो, अब जो है वो ड्यूडेनम आपका खाली हो गया है। ठीक है, अब वो चीज़ें जो है वो इनहिबिट कर रही होती हैं जो स्टमक की एम्पटिंग को, वो क्या होती हैं कि अगर आपका ड्यूडेनम हद से ज़्यादा भर गया है, वो कहता है भाई मैं अभी फुल हो चुका हूँ, स्टमक को मना कर देता है कि भाई मज़ीद खाना मत भेजो, स्लो भेजना, मैं अभी फुल हो चुका हूँ। तो जो खाना आ रहा था वो उसको वो रिवर्स कर देता है, वो खुद कि भाई मैं फुल हो गया, मज़ीद मत भेजना। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़, आपने कोई एसिडिक चीज़ खा ली है और थोड़ा सा भी जो आपकी जो ड्यूडेनम म्यूकोसा को कोई ऐसी फीलिंग आई है कि ऐसा कुछ फील हुआ है, इरिटेशन फील हुई है कि भाई इसके अंदर एसिड ज़्यादा है और मेरी जो म्यूकोसा है, वॉल जो है वो ख़राब हो जाएंगी, तो वो स्टमक को कहता है कि अभी मत भेजो भाई, तुम्हें तो आदत है एसिडिक चीज़ें रखने की, मुझे आदत नहीं है, तो मैं ज़रा इसको न्यूट्रल कर लूँ। अगर सिक्रेटिन जो है वो सिक्रेट करना है तो सिक्रेटिन सिक्रेट कर लेता हूँ, कोई एसिडिक चीज़ अगर ले ली है तो इसको ज़रा मैं न्यूट्रल कर लूँ इसका पीएच, ताकि मैं इसको आगे पहुँचा सकूँ, हज़म कर सकूँ, फिर तुम मज़ीद भेजना। ठीक है, तो अगर कोई इरिटेशन हो जाए, इरिटेशन हमने एसिडिक यहाँ पे बात कर ली, अगर एसिडिटी उसके अंदर ज़्यादा हो जाए या बेस ज़्यादा है वो, या एसिडिक ज़्यादा है, या उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो कायम की वो आगे पीछे है, तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है वो फूड को आगे जाने से रोक देता है। ड्यूडेनम उसको कहता है भाई मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हज़म कर लूँ, इसको न्यूट्रल कर लूँ, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या इसके अंदर फैट्स हैं या एसिडिक एसिड से जो भी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर से जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो उसको न्यूट्रल करके इस काबिल बनाते हैं कि आपका जो ड्यूडेनम है, आपका जो इंटेस्टाइन है, उसका म्यूकोसा उसको एक्सेप्ट करके उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर ले, फिर वो मज़ीद उसको आगे भेजने देता है। इसमें आगे यही बात हो रही है, हमने साइटोकाइनिन वगैरह पढ़े थे, मैं आपको हार्मोन्स के नेम बता, तो ये वही हार्मोन्स है जो हमने जो है चैप्टर 63 के अंदर पढ़े थे कि गैस्ट्रिन जो है स्टमक में गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है, वो आप प्रमोट करता है, जैसे स्टमक में प्रोटीन आता है, गोश्त वगैरह आप जैसे खा लेते हैं, फ़ौरन से जो है वो गैस्ट्रिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वो क्या करता है कि आपका जो स्टमक का जो साइज़ है उसको बढ़ा देता है और मज़ीद जो है वो खाना आने के काबिल हो जाता है। दूसरा ये कि जब आप कोई प्रोटीन या फैटी एसिड्स वगैरह ले लेते हैं तो जो है वो सीसी के जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वो जो है वो क्या पैरासिम्पैथेटिक से प्री पैनक्रियाटिक एंजाइम को जो है वो सिक्रेट करवाता है, और ये क्या करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट कर देता है। रीज़न ये है कि जब तक ये जो प्रोटीन फैट और जो एसिड्स हैं जब तक वो न्यूट्रल नहीं हो जाते तब तक वो है वो तब तक मज़ीद वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तब तक वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसकी जो हमारे जो स्टमक की वॉल्स है उसको तो आदत है ना कि हम एसिडिक जो चीज़ें हैं उनको खा पी सकते हैं, लेकिन जो हमारी जेजुनम इलियम है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो म्यूकोजाज है वो इस काबिल नहीं होती कि इतनी एसिडिक चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, तो वो स्टमक एम्पटिंग को इनहिबिट करता है और उसको जो है न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। जब तक वो न्यूट्रल नहीं हो जाता वो मज़ीद फूड जो है स्टमक से एक्सेप्ट नहीं करता। सिक्रेटिन कब, जब हम एसिडिक एसिड ले लें, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड एसिडिक एसिड जब हम ज़्यादा ले लेते हैं तब भी ऐसा होता है कि मतलब ये सारे हार्मोन्स अपने अपने एक्शंस कर रहे होते हैं, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे फूड के अंदर हो, हमारा फूड ऐसा हो कि उसके अंदर एसिटिक एसिड ज़्यादा है या प्रोटीन ज़्यादा है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो जीआईपी प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर फैट और एसिड है तो वो सिक्रेटिन प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर प्रोटीन है तो वो सीसीके प्रोड्यूस करेगा। तो अगर डिस्टेंशन हो गई तो वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेगा, और जब तक ये सब प्रोड्यूस करके वो खाने को हमारा जो कायम है उसको इस काबिल नहीं कर लेता कि हमारा जीआईटी की जो स्मॉल जेजुनम और इलियम की वॉल जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकें, वो न्यूट्रल हो जाए, तब तक जो है वो कहता रहेगा कि भाई मज़ीद फूड मत भेजना, मज़ीद फूड मत भेजना, मैं जो हूँ उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब तक वो न्यूट्रल नहीं हो जाता तब तक वो उसको जो है वो रोकता रहता है। और बस ये जो चीज़ें हैं ना, जो हार्मोनल कंट्रोल है, हार्मोनल फीडबैक है, एक तो कि हमने जो पढ़ा कि हमारे रिफ्लेक्सेस कुछ काम करते हैं और कुछ जो है वो हार्मोन्स जो है वो उस चीज़ को रोकते हैं, वो हार्मोन्स हम चैप्टर 63 में पढ़ चुके हैं। तो बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि हमारे ड्यूडेनम के अंदर रिफ्लेक्स क्यों होता है, या तो ड्यूडेनम हद से ज़्यादा बढ़ जाए या फिर जो हमारे फूड का पीएच है वो हद से ज़्यादा हो जाए। तो जब तक वो उसके अकॉर्डिंग जो हमने मटेरियल खाया है उसके अकॉर्डिंग जब तक
हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे और उस खाने को न्यूट्रल नहीं कर देंगे तब तक ड्यूडेनम इजाज़त नहीं देगा मज़ीद फूड को भेजने की, और जिसकी वजह से स्टमक एम्पटिंग जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो इनहिबिटरी जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपके ड्यूडेनम में आते हैं।